मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, पीसीबी एंड पीसीएम की 11th की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के अंदर हमारे जनरल टॉपिकों पर चर्चा चल रही थी। ऐसे तुम्हारे सिलेबस का भी पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिस इज ए मस्ट फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट नॉलेज इन योर हेड। आपको ये जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वो कंपलसरी है यदि आपको केमिस्ट्री में कुछ समझना है तो। इसलिए इसे आपको सीरियस लेना है इस टॉपिकों को, और ये टॉपिक अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके समझ में आने लगेगी। तो कल पिछली क्लास में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने के लिए दिए थे। हमारे 21 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखने थे, 20 तक के शायद हमने कल लिख लिए थे। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं तत्व, एक तरफ लिख रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक, एक तरफ लिखेंगे तत्व, एक तरफ उसका लिखेंगे नाम, और एक तरफ उसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम 21 से बात कर रहे थे। 21 पर आता है SC, मीन्स इसका नाम है स्कैंडियम। और हमने कल पिछली क्लास में सीखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते समय हम 1s कक्षक, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, फिर 4s, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे थे। तो स्कैंडियम के अंदर हमें 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने बताया था जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है तत्व का, उस तत्व के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, भरने हैं। तो 21 इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार से भरेंगे? सबसे पहले 1s, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? 2। भाई s ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 1s2, 1s से हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 2s, मतलब 1s के बाद किसका नंबर आता है कक्षकों में? 2s का। और s में भी 2 ही भरे जा सकते हैं। 2s के बाद में किसका नंबर आता है? 2p, और p के अंदर कितने भर सकते हैं? 6। 2p के बाद किसका आता है? 3s, s के अंदर कितने भर सकते हैं? 2। फिर 3s के बाद किसका नंबर आता है? 3p, p के अंदर कितने भर सकते हैं? 6। अब 3p के बाद हमारा जो नंबर आता था वो आता था 4s, और 4s के बाद में नंबर आता था किसका? 3d का। यही है हमारे। तो 3p के बाद हमने लिखा 4s। अब इलेक्ट्रॉन हमें 21 भरने थे। काउंट करो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, 2 4, और 6 10, 2 12, 6 18, और s में 2 और भर दिए, कितने हो गए? 20। s में 2 ही आ सकते हैं। फिर 4s के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिटल किसका नंबर आता है? 3d का। तो d के अंदर हमारे पास 20 तो भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका मतलब d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते थे? 10 किए जा सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना बच रहा है? 1। तो d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर स्कैंडियम के बाद इसी प्रकार से हम बात करें, 22 नंबर पर आता है टाइटेनियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। भाई 22 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, एटॉमिक नंबर 22 है, इसका मतलब इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको। 1s2, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, और 2 20। 20 तो यहाँ तक हो गए। तो d में कितने भर सकते हो? 2। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? 3d2 कर दिया। 22 के बाद नंबर है 23 का, और इस पर आता है वाइनेडियम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d3। ठीक है जी। 24 पर आता है क्रोमियम Cr, और मैंने कल बताया था कि 22 और 29 वाला जो तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, और उस अपवाद स्वरूप क्या कारण है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा चेंज होता है, उसका रीज़न हम देखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है। भाई 4s2 3d4 होना चाहिए था ना अपने हिसाब से। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, d में कितने होने चाहिए थे, 3d3 के बाद 3d4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4s1 3d5 होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? देखो, ऑर्बिटल्स जनरली कक्षक हैं जो 3 प्रकार से हो सकते हैं कि एक तो बिल्कुल रिक्त कक्षक हो, जिसे रिक्त ऑर्बिटल कहते हैं, रिक्त कक्षक। एक उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों तो उसे आंशिक पूरित कहते हैं। एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हों तो उसे अर्धपूरित कक्षक कहते हैं। और एक उसमें इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हो, मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए हो, तो उसे पूर्ण पूरित कक्षक कहते हैं। तो एक तो होता है रिक्त कक्षक, एक होता है अर्धपूरित कक्षक, एक होता है पूर्ण पूरित कक्षक, और एक होता है आंशिक पूरित कक्षक। इन चारों ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? रिक्त कक्षक क्या होता है? अर्धपूरित हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन से होते हैं, फुल फील्ड पूर्ण पूरित ऑर्बिटल कौन से होते हैं, और एक है आंशिक पूरित कक्षक कौन से होते हैं। इन चारों के बारे में ध्यान से समझना। जैसे मैं d ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं। भाई d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। भाई 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते ना। तो रिक्त कक्षक का मतलब होता है जब d ऑर्बिटल होता है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 खाने बनते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इनका नाम है, एक d ऑर्बिटल होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx² y², और एक होता है dz²। अभी इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम उनके अंदर पढ़ेंगे। आप ऐसे ध्यान रखो कि d के अंदर 5 उपकक्षक होते हैं, d कक्षक के अंदर 5 उपकक्षक होते हैं, dxy dyz dzx dx² y², dz। देसी भाषा में हम कहें कि s कक्षक जब बनता है, s कक्षक, तो s कक्षक में सिर्फ एक खाना होता है। जब p कक्षक बनता है तो p कक्षक में 3 खाने होते हैं। जब d कक्षक बनता है तो d कक्षक के अंदर 5 खाने होते हैं। ये खानों का मतलब मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि s कक्षक का कोई उप ऑर्बिटल नहीं होता, सब ऑर्बिटल नहीं होता। p कक्षक के 3 होते हैं, एक px, एक होता है py, और एक होता है pz। और d ऑर्बिटल के मैंने बता दिए 5, dxy dyz dzx dx² y² dz²। तो मैंने आपकी एक लाइन लिखाई थी कि s कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार से f कक्षक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैंने कहाँ से बताया? क्योंकि एक खाने के अंदर 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक खाने के अंदर एक समचक्रण के बाद विपरीत चक्रण, मतलब एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो s कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। 2 2 4 2 6। d कक्षक में 5 खाने हैं तो एक सब ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 5 के अंदर 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? और f के अंदर 7 सब ऑर्बिटल होते हैं तो उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपको मैं ऐसे समझाना चाह रहा था कि रिक्त कक्षक क्या होता है। रिक्त कक्षक का मतलब जब
उस कक्षक के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जैसे डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे रिक्त कक्षक या रिक्त डी कक्षक। कौन सा कक्षक? पी के अंदर ऐसा हो रहा है, पी जो आ रहा है तो रिक्त पी कक्षक हो गया। एस के अंदर ऐसा हो रहा है तो रिक्त एस कक्षक हो गया। तो रिक्त ऑर्बिटल का मतलब हमारे समझ में आया। अर्धपूरित कक्षक कौन से होते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जिन्हें बोलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, यदि उसका आधा इलेक्ट्रॉन भर जाए तो 10 का आधा कितना होता है? 5, मतलब D5 को हम क्या कहेंगे? अर्धपूरित ऑर्बिटल, मतलब इसे अर्धपूरित डी कक्षक कह सकते हैं। पूर्ण पूरित का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो सारे के सारे भर दे, और डी में कितने भर सकते हैं? 10, तो D10 है वो कौन सा ऑर्बिटल है? पूर्ण पूरित कक्षक है। कौन सा कक्षक है? पूर्ण पूरित। अब आंशिक पूरित का मतलब बाकी जो बच गए सारे वो आंशिक पूरित है। जैसे D0 के बाद क्या आ गया? D1, D2, D3, D4, D5 तो अर्धपूरित हो गया। फिर D4 के बाद D6, D7, D8, D9, ये सब कौन से कहलाएंगे भैया? आंशिक पूरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो पहले 4 ऑर्बिटल्स का मतलब आपके समझ में आया कि रिक्त कक्षक कौन से होते हैं, अर्धपूरित कक्षक कौन से होते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक कौन से होते हैं, आंशिक पूरित कक्षक कौन से होते हैं। तो रिक्त तो हमने कहा जब 0 आ जाए, खाली हो बिल्कुल, कक्षक रिक्त हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जा सकते हैं उसके आधे भर दे। जैसे P में 6 भरे जाते हैं तो P3 इसका आधा अर्धपूरित क्या हो गया? P3। S के अंदर 2 भरे जा सकते हैं, S के अंदर 1 भर दे, इसका आधा। D के अंदर 10 भरे जा सकते हैं तो D के अंदर 5 भर दे तो आधा हो गया। और F के अंदर 14 भरे जा सकते हैं तो F के अंदर 7 भर दे तो इसका आधा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये सब कौन से पूरित कहलाएंगे? अर्धपूरित। पूर्ण पूरित का मतलब है जितने भरे जा सकते हैं वो सारे के सारे भर दे। S2, P6, D10, F14, ये कौन से कक्षक कहलाएंगे? पूर्ण पूरित। और इनके अलावा जो बच गए वो कौन से होते हैं? आंशिक पूरित। देखो इतनी रामायण में सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक लाइन बोलूँगा उसमें ये रिक्त कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, ये शब्द आएंगे, उन सब का मतलब क्या है वो आपके समझ में आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि जो ऑर्बिटल्स के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है कि सबसे ज़्यादा स्थायी कक्षक होता है इसका पूर्ण पूरित कक्षक। ठीक है, पूर्ण पूरित के बाद में नंबर आता है अर्धपूरित का, और अर्धपूरित के बाद नंबर आता है आंशिक पूरित का, कि सबसे मोर स्टेबल अर्थात ज़्यादा स्थायित्व वाला कक्षक कौन सा होगा? हमारा पूर्ण पूरित। इन तीनों में चर्चा कर रहे हैं तो अगर ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर रहा है तो रिक्त भी हो जाता है, मोर स्टेबल। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनोगे, यदि पूर्ण पूरित कक्षक है तो सबसे ज़्यादा स्थायी पूर्ण पूरित होगा। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है? पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित के बाद आता है अर्धपूरित, और अर्धपूरित के बाद आता है कौन सा? आंशिक पूरित। कहने का मतलब सबसे कम स्थायी कौन सा होता है? आंशिक पूरित कक्षक होता है। उससे ज़्यादा स्थायी कौन होता है? अर्धपूरित कक्षक होता है। और उससे ज़्यादा स्थायी कौन होता है? पूर्ण पूरित कक्षक होता है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, जब तक दिमाग में कंसेप्ट नहीं बनेगा। मैं आपको बिल्कुल लो स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हुए आपको गहराई तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ क्रिएट हो। क्रिएट का मतलब आपको संज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ नए ज्ञान को आपको क्या किया जा सके? प्राप्त किया जा सके। यदि आपने सोच लिया ऐसा कि ये मेरे समझ में आएगा, देखो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ये कहती है कि सबसे बड़ी शक्ति होती है वो बुद्धि यानी मन में होती है हमारे में। यदि हमने ठान लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं तो 100% आप एक दिन जो आपने मन में सोचा है उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लोगे, यदि आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ ये। लेकिन पहले से आपके दिमाग में आप ये साइकोलॉजी बिठा लो, नहीं 11वीं में तो फिजिक्स चलती है, केमिस्ट्री चलती है, मैथ चलती है, बायोलॉजी चलती है, उसने मेरे से ऐसे कहा था कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट पढ़ती है केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है। अगर आपके दिमाग में पहले ही ये भ्रांति चल रही है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो वो साइकोलॉजी आपके दिमाग में चलेगी, और वो साइकोलॉजी आपके दिमाग में चलेगी तो कोई ना कोई आपके दिमाग को अव्यवस्थित करने का कार्य करेगी। अर्थात जो चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे हो उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, और बाधा उत्पन्न करेगी तो आपको कहीं ना कहीं वो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
इसलिए आपको सिर्फ दिमाग में ये समझना है कि हमें सीखना है। आपने ऐसा सोचकर क्लास में बैठ गए, मतलब आप जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो ऐसा सोचकर आप बैठ गए, तो 100% एक दिन आप चाहे आज प्रैक्टिकल करके देख लो, चाहे कल करके देख लो, और दिमाग में सोच लो कि नहीं मुझे आज तो ये समझना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप प्रैक्टिकल करके देख लो, आपको वो टॉपिक 100% समझ में आएगा। लेकिन आपका ध्यान कहीं और विचलित है, दिमाग में भ्रांतियाँ कुछ और चल रही है, तो भैया कोई मतलब नहीं है। चाहे आर्ट्स पढ़ लो, चाहे कॉमर्स पढ़ लो, सब्जेक्ट सब अपने अपने स्टैंडर्ड के होते हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है। इसलिए दिमाग में आपको एक लक्ष्य को टारगेट बनाकर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, रिक्त कक्षक, अर्धपूरित, पूर्णपूरित, आंशिक पूरित। जब कक्षक बिल्कुल खाली और रिक्त हो जाएगा, जब कक्षक आधा भरा हुआ हो अर्धपूरित हो जाएगा, जब कक्षक पूरा भरा हुआ पूर्णपूरित हो जाएगा, और इसके अलावा जो बच गए वो सब क्या हो जाएंगे, आंशिक पूरित हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि स्थायित्व का क्रम कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा जो स्थायी ऑर्बिटल होता है वो पूर्णपूरित कक्षक होता है, उससे कम स्थायी जो हमारा ऑर्बिटल होता है वो अर्धपूरित कक्षक होता है, और उससे कम जो स्थायी होता है वो हमारा कौन सा होता है, आंशिक पूरित कक्षक होता है। अब मैंने आपसे ये कहा, अब इतनी रामायण समझने के बाद हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे थे उस टॉपिक पर। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अब मैं ये कह रहा था कि अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होना चाहिए था, 1s2 2p6 3s2 3p6, और अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था इसका 4s2 3d4। अरे भाई 3d3 के बाद क्या आता, लेकिन मैंने कहा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, यही बोला ना। तो क्या कारण हुआ कि इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया? तो आपके सामने ही आंसर है, आप देखो कि D4 कौन से ऑर्बिटल में बताया था मैंने अभी, आंशिक पूरित ऑर्बिटल है, जबकि D5 एक अर्धपूरित, कौन सा है, अर्धपूरित D ऑर्बिटल है, अर्धपूरित कक्षक है। और मैंने बताया था आंशिक पूरित में अर्धपूरित में अधिक स्थायी कौन होता है, अर्धपूरित अधिक स्थायी होता है। तो चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई मेटल हो, चाहे कोई तत्व हो, सब अपने मोर स्टेबल अर्थात अपन को अधिक स्थायित्व की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो 4s और 3D कक्षक के अंदर एनर्जी गैप होता है जो कम होता है। तो ये D4 के स्थान पर क्या होता है कि यहाँ 4s2 था, भाई 4s2 चल रहा था ना, और 3d4 आना चाहिए था। तो ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, कौन से स्थायित्व को, अर्धपूरित, क्योंकि आंशिक पूरित से अधिक स्थायी होता है कौन, अर्धपूरित। तो ये अपने अर्धपूरित स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से किस में चले जाता है, 3d में चले जाता है। जब 4s से 3d में जाएगा तो s में तो 2 की जगह क्या रह गया, 1, और d में D4 की जगह क्या हो गया, D5। इलेक्ट्रॉन तो वही 24 है, काउंट करके देख लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19 और 5 24। इलेक्ट्रॉन तो वही 24 है, ज़्यादा नहीं भरे हमने। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 3d4 की जगह जो 3d5 हुआ है वो कहाँ से गया है, 4s ऑर्बिटल से। क्यों गया है, क्योंकि D कक्षक अपना कौन सा स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, या अर्धपूरित स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 की जगह 3d5 क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन अपना प्राप्त करना चाहता है, अर्धपूरित, जो कि क्या होता है, अधिक स्थायी। तो ये किसके कारण हुआ है ऐसा, अर्धपूरित स्थायित्व के कारण, अर्धपूरित स्थायित्व के कारण, स्थायित्व के कारण। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करें 24 के बाद। 25 पर है मैग्नीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब
4s2 हो गया, s1 की जगह वापस क्या हो गया s2 और 3d5 हो गए 25, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 5 कितने हो गए 25। तो इलेक्ट्रॉन आ गया वो वापस s कक्षक में आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 26 नंबर पर है Fe। Fe का मतलब है आयरन या जिसे फेरस भी बोलते हैं, जिसे लोहा भी बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और अब तो इलेक्ट्रॉन किस में ही जाना पड़ेगा d6 में, d कक्षक में ही। तो 3d5 की जगह क्या हो गया 3d6। 27 पर हमने बताया था कौन आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 के बाद किसका नंबर आएगा 3d7 का। 28 के बाद Ni का मतलब निकिल, Ni का मतलब है निकिल और निकिल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। फिर 29 पर हमारा है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। देखो मैंने बताया था दूसरा एक्सेप्शनल केस 29 पर आएगा हमारा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है 29। तो 29 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस प्रकार से देख रहे हैं, जिस प्रकार से क्रोमियम का था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी प्रकार से कॉपर का हो गया। क्यों हुआ कॉपर का देखेंगे, क्योंकि कॉपर के अंदर ये तो अर्धपूरित स्थायित्व को प्राप्त करना चाह रहा था और ये कौन से स्थायित्व को प्राप्त करेगा पूर्ण पूरित स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक से गया। ऐसे तो हमारे अकॉर्डिंग 3d9 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक से s ऑर्बिटल से चले गया तो 3d9 के स्थान पर क्या हो गया 3d10 हो गया। तो हमारा ये 29 और 24 दो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। 29 के बाद हम बात करें 30 नंबर की। 30 नंबर पर कौन आता है जिंक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। इस प्रकार से कम हमें 30 परमाणु क्रमांक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज में होना चाहिए, हमारी 9 में होना चाहिए। तो हमने 13 एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमारे 9 में लिया, मतलब नॉलेज में लिया। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई अदर क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता हो तो आप कमेंट्स में डालें। हम उस कमेंट्स की सहायता से ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि फिर भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमें कॉलिंग के थ्रू भी आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, फेस टू फेस आपके सामने आएंगे और हो सकता है हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करें। तो इसे एक बार डिनोट करोगे आप। इसके बाद हमने आपको बताया था कि
ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कई तरीके से आप लिखते हुए देखोगे, कहीं कैसा लिखा हुआ है, कहीं कैसा लिखा हुआ है। तो वो चीज़ में आपको मैं बताऊंगा कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दूसरी प्रकार से किस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्रकार का मतलब होगा तो रियली वास्तव में तो यही होता है, लेकिन इनको प्रदर्शित करने के तरीके कई हो सकते हैं। तो इनको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान से सुनोगे इधर। भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मुझे काउंट करके बताओ आप। 1s2 से लेकर और 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 6 कितने 10 और 2 12, 12 और 6 18। क्या आप मुझे बता सकते हो 18 नंबर पर कौन सा एटम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है? तो आपने कॉपी में भी देखा होगा या जिसके 9 में भी होगा, तो आपने देखा 18 नंबर पर जो आता है ऑर्गन आता है AR। तो क्या करते हैं, इसी को प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब में सेम आ रहा है, तो हमें इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो सब में सेम आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, तो हमें बार बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सुविधा के लिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दिया AR से। किससे लिख दिया? AR से। और इसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दिया 4s2 3d1। तो आप चाहे इतना बड़ा लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे इतना सा लिखो, दोनों का मतलब एक ही। मैंने बताया जो आपकी बात समझ में आई कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो, चाहे इतना सा लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो रहे थे 18, और 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक 18 अक्रिय गैस नोबल गैस वर्ग है। तो 18 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने AR से लिखकर रिप्रेजेंट कर दिया, और AR के बाद का बचा जो हमने आगे डिनोट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार से यदि इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से लिखे तो क्या लिख सकते थे? AR 4s2 3d2। यदि इसी प्रकार से इससे नेक्स्ट वाले आगे वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते तो क्या लिख सकते थे? AR 4s2 3d3। और यदि इस 3d5 वाले का लिखते तो इसे लिख सकते थे AR 4s1 3d5। इससे आगे वाले का लिख सकते थे AR 4s2 3d5। इससे आगे वाले का लिख सकते थे AR 4s2 3d6। इससे आगे वाले का लिख सकते थे AR 4s2 3d7। इससे आगे वाले का लिख सकते थे AR 4s2 3d8। और इससे आगे वाले का लिख सकते थे AR 4s1 3d10। और नीचे नीचे वाले जिंक का हम लिख सकते थे AR 4s2 3d10। तो हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम ऐसे आगे तक सभी तत्वों के लिख सकते हैं। 30 तक तो हमने लिखे, 31 से भी आगे इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि कौन से एनर्जी क्रम के अंदर मैंने आपको जो लिखाया था एनर्जी लेवल 1s के बाद 2s 2p 3s, वो लेवल ध्यान रखना। उसके आधार पर आगे ये कक्षक बढ़ जाए तो नेक्स्ट ऑर्बिटल काम में ले लो, वो बढ़ जाए तो उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल काम में ले लो, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओ। और ये पता होना चाहिए एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ कक्षक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये तो हमने बात की 3 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। लेकिन आपसे पूछ ले किसी तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो अक्रिय गैस के बाद में जो बचा कोष होता है उसे कहते हैं बाह्यतम कोष। आर्गन का बाद मतलब ये अक्रिय गैस हो गए सब, तो इसके बाद ये बच गया 4s2 3d1, ये इसका बाह्यतम कोष है। कौन सा कोष हो गया ये? बाह्यतम कोष।
तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आवर्त सारणी में ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको ऐसे बाह्यतम कोश पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और सपोज करो आपको कोई 70-80 परमाणु क्रमांक वाला तत्व दे दिया और उसका बाह्यतम कोश पूछ लिया, तो क्या आप 80 तक का परमाणु क्रमांक लिखकर आप बाह्यतम कोश का पता लगाओगे? नहीं, क्योंकि जब तक हमारी कंपटीशन एग्जाम का टाइम पूर्ण हो चुका होगा और हम एक ही क्वेश्चन में फंस के बैठ गए तो हमारी ज़िंदगी में कभी इस तरीके से पार नहीं पड़ने वाले। तो हम किस प्रकार से किसी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का पता लगाएं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स का पता करना। तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन।